हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, हमने अपनी इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में क्लास 6 की एनसीईआरटी में हिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर दिया है और आप उसे मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उससे अपनी तैयारी को पेनदार और लुखियाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो और जो हम आज चालू करने जा रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री है। ठीक, और इसको भी हम कंप्लीट करेंगे और आपको पूरी की पूरी ये हिस्ट्री समझाने की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं इसका पहला चैप्टर क्या है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये अल इद्रासी ने बनाया था। किसने बनाया था? अल इद्रासी ने बनाया था। ठीक है, तो अल इद्रासी ने जो ये बनाया था, इसमें इसने क्या किया, अल इद्रासी ने 12वीं सदी में इसको बनाया था। कब बनाया था? 12वीं सदी में इसको बनाया था। ठीक, मानचित्र 1 है ये। ठीक, और मानचित्र 2 पे नज़र थोड़ा डालते हैं। मानचित्र 2 पे नज़र डालते हैं तो ये मानचित्र 2 है। आप अभी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। इधर बे ऑफ बंगाल है, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये श्रीलंका, ये दक्कन का पठार बनाया गया है। ठीक है, इसे बनाया गया था 18वीं सदी में। कब बनाया गया था? 18वीं सदी में। किसने? गिवलॉम द लिस्ले के द्वारा बनाया गया था। अब आइए चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर क्या बताना चाह रहा है। कह रहा है मानचित्र 1 अरब भूगोल वेत्ता अल इद्रासी ने 1154 में बनाया था। जहां ये नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है। ये नक्शा पूरा नहीं है, ये बहुत बड़ा मानचित्र बना था दुनिया का। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप का दिखाया गया है। किसका है ये? भारतीय उपमहाद्वीप का। इसका हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा ये है। मानचित्र 2 फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, वो भी भारतीय उपमहाद्वीप का है, ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का है, लेकिन उनमें बहुत सारे अंतर हैं। अंतर बहुत सारे ही हैं। आपको यहाँ पे इस चित्र में बहुत अजीब लग रहा होगा, यह चित्र पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तरह ही बना है। ठीक है, अल इद्रासी के नक्शे में दक्षिणी भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। अल इद्रासी ने चित्र बनाए हैं, उसमें जगहों का नाम कौन से भाषा में है? अरबी भाषा में है। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 साल बाद बनाया गया। जब 600 साल बाद बनाया गया तो उसमें सूचनाएं काफ़ी क्या हो गई? काफ़ी सूचनाएं बदल गई। हमें नक्शा भी अच्छा खासा लगने लगा, परिचित लग रहा है कि हमारा उपमहाद्वीप है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। आप सबको भी लग रहा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप ही है। यूरोप के नाविक तथा भारतीय अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो समुद्री यात्रा में उस समय इन लोगों को क्या बेनिफिट हुआ होगा? उस टाइम पे कंपास की खोज हुई थी और नक्शे का बनाया जाना स्टार्ट हो चुका था, इसलिए इनको समुद्री यात्रा में काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। ठीक, इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात और है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं और उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावलियों के बारे में देखते हैं। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, देखो समय के साथ सूचना बदल गई, 600 वर्ष का अंतर आया और मानचित्र में कितनी चीज़ें बदल के दिखी ऊपर हमको। ठीक है, तो भाषाओं का अर्थ भी बदलता होगा। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। जो मध्य युग की फारसी है वो आधुनिक युग की फारसी से क्या है? बहुत डिफरेंट है। सिर्फ व्याकरण में ही अंतर नहीं आया है, शब्दों में भी अंतर आ गया है। जैसे देखते हैं उदाहरण के लिए हिंदुस्तान सबसे पहले किसने लिखा था? मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का क्या क्या प्रयोग किया? 13वीं सदी में। उसके बाद से ये जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता था वो कौन कौन क्षेत्र के लिए हो रहा था? पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और गंगा यमुना क्षेत्र के लिए। ठीक, लेकिन इसके बाद बाबर आया। कौन आया? बाबर आया
और बाबर ने क्या किया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाबर ने किसके लिए किया, भूगोल के लिए, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों के लिए, भारतीय निवासियों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। मिनहाज सिराज के अनुसार जो हिंदुस्तान था वो दिल्ली के सुल्तानों का जो अधिकार क्षेत्र था उसको ये हिंदुस्तान कहता था। जो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में आते थे जगह, उन्हें ये क्या कहता था, हिंदुस्तान कहता था। और बाबर यहाँ के भूगोल को, पशु पक्षियों को और यहाँ के निवासियों को, इनके संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का बाबर ने प्रयोग किया था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज जुड़ते हैं। किसी भी शब्द, ये बात आपको समझ में आई कि हिंदुस्तान शब्द के भी प्रयोग अलग अलग समय काल में अलग अलग तरीकों से हुआ है। ठीक है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी। अब विदेशी शब्द को जब देखेंगे तो आज हमारे लिए विदेशी शब्द का मतलब क्या होता है, जो इंसान भारतीय ना हो। लेकिन उस टाइम पे विदेशी शब्द का अर्थक था मानो कोई अनजान व्यक्ति, जो गांव में नया नया कोई आ गया, अनजान है, उसे हमने क्या बोल दिया, विदेशी बोल दिया। यह समाज या संस्कृति का अंग नहीं है। वो व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग नहीं होगा उसे भी क्या बोल दिया जाएगा, विदेशी बोल दिया जाएगा। ठीक है, और विदेशी को अगर देखें तो हिंदी में विदेशी को कहते हैं परदेसी और फारसी में विदेशी को कहते हैं अजनबी। ठीक, इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। ठीक है, इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए बहुत सारे स्रोतों का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे स्रोतों की बात करें तो स्रोतों में सिक्कों का प्रयोग करता है, पुरातत्व का प्रयोग करता है, पुरातत्वीय साक्ष्यों का प्रयोग करेगा, अभिलेखों का प्रयोग करेगा, प्रशस्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, शिलालेखों का प्रयोग करेगा। ठीक, साहित्य का प्रयोग करेगा। बहुत सारे चीज़ों का इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के इतिहासकार स्रोतों का सहारा लिया करते थे। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। क्लास 6 में इन दोनों के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाके वहाँ वीडियो देख लीजिएगा। पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ाया गया है पीछे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग जैसी वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इतिहासकार इतिहास के लिए इन सब चीज़ों पर निर्भर करते थे। ठीक है, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हो गई थी। भाई पहले से अब तो भिन्नता आएगी ना, क्योंकि अब प्रमाणिक चीज़ें ज़्यादा मिलने लगेंगी। मध्यकाल में प्रमाणिकता ज़्यादा थी, इतिहास की बुकें ज़्यादा थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं को एक दूसरे के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। ठीक है, इतिहासकार किसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे, दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल कम करने लगे, क्योंकि उनको प्रमाणिक स्रोत ही मिलने लगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कागज का मूल्य। दो प्रसंगों में 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि उसकी किस्मत अच्छी होती हो और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। ठीक है, कागज उस टाइम पे बहुत महंगा था, इसलिए ऐसा काम उसने किया होगा। ठीक है, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया, बड़े पैमानों पर उपलब्ध भी होने लगा। कागज मध्यकाल में लुगदी बनाया जाता था कागज बनाने के लिए,
लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, स्रोतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते इत्यादि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। ठीक है, पांडुलिपियों का इस्तेमाल करके इतिहासकार को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, लेकिन इसका उपयोग थोड़ा कठिन है। भाषा बोल दो कठिनाई, या इसके लिखने का तरीका कठिनाई, कुछ चीज़ें इसमें से मिट गई हैं उसको पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, अभिलेखागार क्या है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्र और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक, उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नलवासी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती। यही तो प्रॉब्लम हो रही थी इतिहासकारों के साथ, और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग होती चली गईं। इसका अर्थ समझ में आ रहा है आपको? जैसे जैसे फेरबदल होता गया ग्रंथों में, वैसे वैसे इसकी अनेक प्रकार की प्रतिलिपियां बननी चालू हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। इसके बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। मतलब लेखक की जो मूल प्रतिलिपि है वो बहुत कम मिलती है, इसलिए हमें दूसरी प्रतिलिपियों पर जो उसको देख के लिखी गई है उस पर निर्भरता हमारी ज़्यादा बढ़ गई। यानी हम सेकेंडरी स्रोत पर ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, प्राइमरी स्रोत को छोड़ते हुए। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते हैं। जहां गलत लगेगा वहां उन्होंने क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जयाद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। एक सामाजिक और राजनीतिक समूह के तौर पर देखते हैं। सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेशास्त्रों, या अग्नेशास्त्र का मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। फलस्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी रहा। इसके बारे में 5, 6 और 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, और इनको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम इसको कंप्लीट कराएंगे, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी आगे की एनसीईआरटी की क्लास और आपकी पढ़ाई इसमें जारी रहे। ठीक है, और आपको कोई परेशानी भी ना हो, अलग अलग चैनल पर आपको ना घूमना पड़े। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था।
अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। इस काल में राजपुत्र शब्द की महत्ता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। सिर्फ राजा और सामंत ही राजपूत नहीं थे, बल्कि सैनिक और सेनापति भी राजपूत होने का दावा किया करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिमान भक्ति का गुणगान करते। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति आदि समूह ने उठाया। पर्यावास का अर्थ देखो एनसीईआरटी ने कितना बढ़िया समझाया है। इसका अर्थ तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और यहाँ रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। कभी पूछ दे आपसे पर्यावास क्या है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और यहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली ही क्या कहलाती है, पर्यावास कहलाती है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, क्योंकि तकनीक बढ़ रही थी। तकनीक बढ़ने से जंगल काटने की शैलियाँ अच्छी उमली, अच्छे अच्छे हथियार मिले तो जंगल काटे जाने लगे। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। जैसे जैसे समाज में एक गैप आया तो जो कृषक लोग थे उनसे, जो राजपूत थे, कृषक थे, उनसे कर वसूलने लगे, जिससे उनका क्या करना पड़ता, उनका खर्चा चलता था, मंदिर और मठ चलते थे, ठीक है, और मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी उन्हें। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती, कुछ लोग मवेशी भी पालते और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, ये बदलते थे। ये क्या होता है, ये दर्जे जो थे बदलते रहते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। यानी संसाधन के अनुसार दर्जे का निर्धारण किया जाता रहा होगा। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है, नियमों का पालन कौन करवाती थी? जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ा था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थीं। क्षेत्र और साम्राज्य, क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में यहाँ एनसीईआरटी ने समझाया है। देखिए क्या बता रहा है एनसीईआरटी। चोलों के बारे में अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक वंश अध्याय 3 में पढ़ेंगे और मुगलों के बारे में अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे। और इसके लिए आपको हमारे इस चैनल से कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप इसको अच्छे से देख सकें और समझ सकें। जैसे बड़े बड़े राज्य, जैसे चोल राज्य, तुगलक राज्य, मुगल राज्य, बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन
जो 1266 से 1287 तक राज किया, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़, दक्षिण भारत को हम द्रविड़ क्षेत्र कहते हैं, भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशोक्तिपूर्ण मांगते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि बलबन दिल्ली की रखवाली करता था और दिल्ली के क्षेत्र में उसका राज था। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी करने लगे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, ये कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों को आप देखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस पढ़ने हैं आपको, पढ़ लीजिएगा। ठीक, भाषा और क्षेत्र, इसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर दिया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री यानी कर्नाटक क्षेत्र, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात, मावारी तमिलनाडु, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। मतलब इस महाद्वीप में अलग अलग प्रकार की भाषाएं चल रही थी। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। यानी सबसे कठिन भाषा उस टाइम पे क्या थी? संस्कृत थी। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई है, यह आपको सर्च करना है और कमेंट में इसकी सूची बनाकर मुझे देना है और मैं देखूंगा आप में से कितनों ने इस पर मेहनत की है। ठीक है, क्या बनाना है? सूची बनाना है। अमीर खुसरो ने किस किस भाषाओं के बारे में बताया है। ठीक है, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। अध्याय 9 देखेंगे, मैं आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अध्याय 9 भी देखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहीं। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है। अच्छे से का मतलब है कि मैं आप जो को पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर को रीडिंग करना है। पहले आप रीडिंग करना सीखेंगे, फिर आपको इसमें से जानकारी जो मिलेगी उसका नोट्स बनाना है। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसमें आपको इसका शॉर्ट नोट्स पे प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप मुझसे बताइएगा ज़रूर। ठीक, कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैलकर एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते। भाई सब सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसमें से कुछ हारेंगे तो कुछ जीतेंगे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका में देखेंगे, अध्याय 3 और 4 जब देखेंगे तो तुलना भी करेंगे। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले, अध्याय 3 और 4 में पता चलेगा। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। ये देखेंगे अध्याय 10 में क्षेत्रीय राज्यों के बारे में। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चला आ रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चला जा रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च सांस्कृतिक तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म, यहाँ पे कुछ धर्मों में भी चेंजिंग आई। मध्य युग में क्या चेंजिंग आई देखें कैसा था।
इतिहास के जिन हजारों वर्ष की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। धार्मिक परंपराओं में तो परिवर्तन आएंगे, समय के साथ परिवर्तन जरूरी भी है। ठीक है। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इसी युग की महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। हिंदू धर्म कब अस्तित्व में आया? 8वीं सदी में। कब? जब मूर्ति पूजक और यज्ञ करने वाले आपस में जुड़ गए, तब कौन सा धर्म सामने आया? हिंदू धर्म सामने आया। ठीक है। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इसके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ गया। संरक्षण, संरक्षक किसे कहते हैं? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद या सहारा दे, उसे क्या? संरक्षक कहा जाता है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रेमल इष्ट देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में पता चलेगा। यानी भक्ति की परंपरा के बारे में अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा चैनल से और आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। ठीक है। और सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है। और चैनल को लास्ट तक वीडियो को देखना है। यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासी यानी जो यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे, के जरिए पहुँचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यानी जो सुन्नी थे वो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, और जो शिया थे वे पैगंबर के अली मुसलमानों के विद्वत्ता मानते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं जो विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार उस समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यानी इतिहास को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सामाजिक और आर्थिक संगठन में क्या क्या परिवर्तन आया। ठीक है, ये कीवर्ड है हिस्ट्री को समझने का। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है।
19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। 3 युगों कौन कौन से बांटा? हिंदू युग, मुसलमान और ब्रिटिश। ये जो विभाजन इन्होंने किया था, ये विभाजन धर्म के आधार पर किया था। और कुछ इतिहासकार ऐसे रहे जिन्होंने इसको चुनौती दी और बताया ये जो ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म के आधार पर ही इतिहास का विभाजन करना है तो इसे ईसाई धर्म बोल दिया जाए, ज़्यादा बेटर लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये विभाजन अस्वीकार्य है। ठीक है, अस्वीकार रहा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। मैंने आपको बताया ये स्वीकार्य नहीं है। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाजों के कई सारे समावेश को आपने देखा, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल के जो इतिहास पढ़ोगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों, वनवासी और कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में से व्यापारी कंपनियों का आगमन के बारे में विस्तार जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के 1000 साल के अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। भारत का इतिहासकार 1000 सालों के अनेक बदलावों का साक्षी रहा है। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 18वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौर में कोई परिवर्तन ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। कोई भी काल परिवर्तन के बिना हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होता रहेगा, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो मध्यकाल को पूरी तरह रूढ़िवादी मान लेना सही नहीं है। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तनों आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक परंपराओं पर ध्यान देते चलें। नहीं, इस पुस्तक को पढ़ने का तरीका यही है कि आप किस किस चीज़ पे ध्यान देंगे। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये ध्यान मैं आपको दिलाऊंगा कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी, इस व्यापार चिन्ह को ध्यान देना है, सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष से, मतलब 6th क्लास से आपको करनी ही करनी है। इसके लिए आपको 6th क्लास की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। 6th क्लास की सारी प्लेलिस्ट आपको देखनी कंपलसरी है, तो आप इसी चैनल पे भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें और कुछ सीखें। आज के दुनिया को देख के इतिहास से सीखना है और समझना है कि क्या परिवर्तन आखिर इतिहास से रहा और किस सीख को इतिहास से हमने ग्रहण किया है। और ये सोचना है, ये सोचने की क्षमता दिया है। आप एक इतिहासकार हैं, मान लीजिए कि आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करने क्यों दिलचस्प होगा। तो इसको आपको समझना है, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि क्यों दिलचस्प है किसी इतिहास को लिखना, उसको पढ़ना। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। ये इस चैप्टर को पढ़ के आप 100 वर्डों में इसका उत्तर देंगे और कमेंट करेंगे। आपको जो भी समझ में ना आए वो मैं आपको बताऊंगा। इसके कुछ शब्द हैं जैसे पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन। ठीक है, इनको आप कहाँ देखेंगे? चैप्टर को अच्छे से सुनेंगे और इन पे भी आप टिप्पणियाँ लिखेंगे, इनके बारे में लिखेंगे कि पांडुलिपि क्या है, जाति क्या है, क्षेत्र क्या है और काल विभाजन क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो है नए राजा
और उनके राज्य, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। और आपसे पूरी उम्मीद की जाती है कि आप इसको अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।